everyone. We are studying here class 12th economics, chapter 1st, Indian economy on the eve of independence. We have already covered some topics in our previous videos. Today we'll start with our next topic, that is industrial sector on the eve of independence. हम आज पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में. इससे पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, फीचर्स ऑफ इकोनॉमी सब हम पढ़ चुके हैं, जो आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं. अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, तो क्या हालत थी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो हम एक वर्ड में बोल सकते हैं, उस हालत को डिस्क्राइब कर सकते हैं एक वर्ड में. वो है सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करना. तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? द टर्म दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ये वो टर्म है जो डिस्क्राइब कर रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेटस, कि कैसा था इंडस्ट्रियल सेक्टर ब्रिटिश रूल के टाइम. ठीक है, इसी चीज़ को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं कि कैसे हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. सबसे पहले हमारे हैंडीक्राफ्ट्स ख़त्म हुए. फिर ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. ब्लीक का मतलब है बिल्कुल ना के बराबर, मतलब एक काल्पनिक ग्रोथ थी हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री की, बिल्कुल थी ही नहीं. ठीक है, तो इनके ये मेन हेडिंग्स हैं, इनके भी सब पॉइंट्स हैं. बात करते हैं डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की. तो पहला सब पॉइंट है इसका डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स. थर्ड इज़ चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड नेगेटिव, एंड फोर्थ इज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवेज. ये 4 पॉइंट हमें डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स वाली हेडिंग में डिस्क्राइब करने हैं, जो इनको हम अलग अलग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. इस हेडिंग के सब पॉइंट्स क्या क्या हैं? लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? दोज इंडस्ट्रीज़ विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मशीन टूल्स, जो मशीन टूल्स को बनाती हैं, तो उनकी बहुत कमी थी. सेकंड, हम इस टॉपिक में बात करेंगे रेलवेज, पावर जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, कम्युनिकेशन. सिर्फ गवर्नमेंट का इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा पावर थी और बाकी किसी चीज़ों में उनकी पहुँच नहीं थी. मेन तो हमारे डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के टॉपिक्स हैं. ये जो इस पॉइंट में है, इसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बात करनी है. वो 2 पॉइंट ये हैं. डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स को हम और अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि आपको इन सब हेडिंग्स के पॉइंट्स मिल जाएं कि इनमें क्या क्या लिखना है. ओके, लेट्स बिगिन. ओके, फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अंदर हम लोग क्या पॉइंट्स लिखेंगे देख लेते हैं. द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट फॉलोड. जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया था? फ्री ट्रेड और अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स. उसने ब्रिटिश गुड्स के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया था. कोई एंट्री फी, कोई एंट्री ड्यूटी, टैक्स वैक्स कुछ नहीं था. वो आराम से ब्रिटिश गुड इंडिया के अंदर आ सकते थे. नेक्स्ट जो सेकंड चीज़ थी, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट. जो रॉ मटेरियल था जो इंडिया से लिया जाता था, लेके जाते थे, उन पर हमेशा फ्री एक्सपोर्ट ड्यूटी, कुछ था ही नहीं, फ्री जाता था. मतलब ये इंडिया है जैसे, तो इंडिया के अंदर से जो रॉ मटेरियल बाहर जाएगा वो बिल्कुल फ्री होगा, और ब्रिटिशर्स के जो गुड्स आएंगे वो बिल्कुल फ्री आएंगे. मतलब इंडिया को तो कुछ मिल ही नहीं रहा पैसा. दोनों तरफ से किसको प्रॉफिट हो रहा है? ब्रिटिशर्स को. एंड कम टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज़ हैवी ड्यूटी वॉज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. और इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो होते थे उन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी, ड्यू टू विच द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री स्टार्ट लूजिंग. धीरे धीरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए. उनकी जो प्राइड और प्लेस था वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गया. तो हमने यहाँ 3 चीज़ों के बारे में बात की है. फ्री ट्रेड और अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स. ब्रिटिश गुड्स जो थे वो आराम से हमारे यहाँ आते थे, और यहाँ से बाहर रॉ मटेरियल जाता था. इंडिया से बाहर रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटिशर्स के पास बिल्कुल फ्री, और हैंडीक्राफ्ट्स पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगाती थी. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की. अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स. इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारे इंडिया के अंदर थे वो कैसे प्रोडक्ट्स थे? हैंडमेड. ठीक है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स में और मशीन मेड प्रोडक्ट्स में डिफरेंस तो होता ही है. हैंडमेड प्रोडक्ट्स टाइम कंज्यूमिंग होता है, मशीन मेड बहुत जल्दी बनता है. अगर हैंडमेड 1 घंटे में थोड़ा सा बन रहा है, तो 1 घंटे में ये तो 50-60 आराम से प्रोडक्ट्स अपने बना सकता है. तो मशीन मेड और हैंडमेड में बहुत ही डिफरेंस होता है. तो हम इसमें बात कर सकते हैं
कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ है स्टार्टेड टू डिक्लाइन व्हेन इट फेस द कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। कैसे कह सकते हैं, एज दे आर लो कॉस्ट, जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे वो लो कॉस्ट होते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में हम इसके अंदर सेकंड पॉइंट लिखेंगे वो ये है कि इंडियन क्राफ्ट्समैन आर फार बिहाइंड द स्पीड ऑफ मशीन्स। जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे वो बहुत दूर थे, मतलब बहुत दूर थे इस चीज़ से, मशीन्स की स्पीड्स को लेके वो बहुत दूर थे। मशीन तो बहुत जल्दी काम करती है, अब हाथ से काम होगा तो वो धीरे ही काम होगा, ठीक है। Hence, the only alternative available for them is to shut down their enterprises। तो लास्ट में क्या ऑप्शन बचता है कि उन्होंने अपना ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी। हैंडमेड प्रोडक्ट्स धीरे धीरे ख़त्म हो गए क्योंकि कोई उसे लेता नहीं था। हैंडमेड प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली भी होते थे, लेकिन जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे वो लो कॉस्ट भी होते थे और इजीली मिल भी जाते थे। तो धीरे धीरे हैंडमेड प्रोडक्ट्स ख़त्म होते चले गए और मशीन मेड प्रोडक्ट्स मार्केट में आते चले गए। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। धीरे धीरे लोगों की जो डिमांड में भी चेंज आने लग गया। कैसे? लोग एक न्यू क्लास एमर्ज होने लग गई जो अडॉप्ट करती थी वेस्टर्न कल्चर को। धीरे धीरे लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और जैसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया तो वो इंडियन कल्चर के, इंडियन प्रोडक्ट्स के वो फेवर में नहीं रही, वो अगेंस्ट हो गए इंडियन प्रोडक्ट्स के और धीरे धीरे वो ब्रिटिशर्स जो कल्चर था और जो प्रोडक्ट्स थे उनकी तरफ बढ़ने लग गए। तो धीरे धीरे पैटर्न हमारा चेंज होने लग गया। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ रेलवेज़। ब्रिटिशर्स ने एक बहुत अच्छा काम जो हमारे इंडिया में वो करके गए थे वो यही था कि वो रेलवेज़ को स्टार्ट करके गए थे। फर्स्ट जो ट्रेन चली थी वो बॉम्बे टू थाने चली थी 1853 में, ये आपको याद रखना है। लेकिन रेलवेज़ हमारे लिए उस टाइम सूटेबल नहीं थी, मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं थी उस टाइम। लेकिन हाँ, आज वो जब चले गए हैं ब्रिटिशर्स तो आज हमारा बहुत लार्ज नेटवर्क है रेलवेज़ का और हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो लेकिन उस टाइम जो था, द इंट्रोडक्शन वॉज रेलवे वॉज वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पीरियड, बट एट दैट टाइम, उस टाइम जो रेलवेज़ थी, रेलवेज़ प्रूव टू बी अ टेरर फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज़। रेलवे टेरर थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि हैंडमेड हमारे प्रोडक्ट्स होते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता था, ठीक है। ब्रिटिशर्स के पास क्या थी, उनके पास रेलवे फैसिलिटी थी, वो यहाँ से यहाँ तक बहुत जल्दी जाते थे और बहुत जल्दी गुड सप्लाई करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूरी मार्केट बना ली थी, लेकिन हमारी जो मार्केट थी वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होती चली गई थी। इसमें हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो यूज़ करते थे रेलवेज़ फॉर देयर बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते थे, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उनकी मार्केट ज़्यादा हो गई और हमारी मार्केट बिल्कुल कम हो गई। द साइज़ ऑफ मार्केट ऑफ लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स स्टार्टेड टू एक्सपैंड, वेयर एज आर जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं बिगिन टू श्रिंक, वो बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए। हम एक पॉइंट इसमें ये ऐड कर सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।